दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरएस मेंस का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को आज हम एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस के माध्यम से समाजशास्त्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 2023 की आरएस थी, जिसकी परीक्षा 2024 में लगी थी। उस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से संबंधित उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। तो पहला क्वेश्चन आया था आरएस मेंस 2023 के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्सीटॉक्सिन, मतलब वेस्टॉक्सिकेशन से आप क्या समझते हैं। अब अचानक जब बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा तो वो अचरज में पड़ गए। वेस्टॉक्सिकेशन, तो जबकि ये आराम से समझने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि वेस्टॉक्सिकेशन मतलब होता है वेस्ट टॉक्सिकेशन, मतलब पश्चिम की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में जहर घुला हुआ है उसके बारे में बात कर रहे थे। यदि 1 या 10 सेकंड के लिए भी यदि बच्चे एक शांत मन से सोचते कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है, और जो भी समाजशास्त्र की अवधारणा में, तो समाजशास्त्र की अवधारणा में साफ साफ समझ में आता है कि वेस्ट का मतलब पश्चिमी देशों की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो जहर घुला हुआ है। टॉक्सिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। तो उनकी वजह से जो हमारी ज़िंदगी में जहर घुला है, तो आपको उसके बारे में बताना था। लेकिन कई बच्चे तो चौंक गए होंगे कि ये कैसी अवधारणा है, इसका क्या लेना है। तो हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। वेस्ट टॉक्सिकेशन की बात करें तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। क्या है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जिसका अर्थ है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की अत्यधिक प्रभाव में आकर अपनी मूल संस्कृति जो की पहचान है उसको खो देना। इसका अर्थ क्या है? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव में आकर अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को खो देना। और ये शब्द मुख्य रूप से किसने दिया? ईरानी दार्शनिक थे जलाल अल ए अहमद। उन्होंने 1962 में उनकी एक पुस्तक थी गर्बजदगी, उनकी पुस्तक थी, उसके अंदर ये शब्द दिया था उन्होंने, वेस्ट टॉक्सिकेशन का। अब हम बात करेंगे केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, इसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। टू द पॉइंट की बात करें, सबसे पहला आता है वेस्ट टॉक्सिकेशन के क्या कारण है। ऐसे कौन कौन से कारण? पहला आता है वैश्वीकरण। दुनिया क्या आपस में अधिक जुड़ गई है, दुनिया क्या आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ गई है, जिससे क्या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव उनके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा है। जैसे पहले आप ठंडे का मतलब पानी मानते थे, शीतल जल, या फिर लस्सी पी लीजिए, या फिर छाछ पी लीजिए। लेकिन अब तो ठंडा मतलब कोका कोला हो गया है। जो जीवन में जहर घोल रहा है, लेकिन फिर भी ठंडा मतलब कोका कोला। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, जबकि माउंटेन ड्यू का जीत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पश्चिमीकरण ने क्या है, इसको इस तरह से पेश किया है कि हमारी ज़िंदगी में एक तरह का जहर घोल के रख रखा है। तो बात करें मीडिया और मनोरंजन की, हॉलीवुड की फिल्में, पॉप म्यूजिक, सोशल मीडिया, इनके कारण पश्चिमी जीवन शैली का व्यापक प्रचार हो रहा है। आज जो भी लोग हैं वो मधुर संगीत सुनना कम से कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पश्चिमी कल्चर के अनुसार क्या है, इस तरह से जीना सीख लिया है कि हिप हॉप, पॉप म्यूजिक और फिर रैप, इनको ज़्यादा पसंद करने लगे, जबकि इनसे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती। इनको सुनने के बाद हो सकता है कान में ही दर्द होने लगे, लेकिन फिर भी क्या है, केवल एक दिखावे के चक्कर में इनको पसंद करना शुरू कर दिया। तीसरा आता है शिक्षा और विचारधारा, मतलब एजुकेशन और आइडियोलॉजी। तो पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक विचारधाराओं को कम आंका जाने लगा है। जो हमारे पारंपरिक विचारधाराएं हैं उनको यदि कोई फॉलो करता है, पालन करता है, तो उसको पिछड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है। इसलिए सभी उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा औपनिवेशिक प्रभाव। कई देशों में उपनिवेशवाद के बाद पश्चिम प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक ढांचे बने हैं, जिससे उनकी संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद में अंग्रेजी या जो हमारे पश्चिमी देश थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को उन देशों के अंदर क्या ढोने का काम किया, मतलब वहाँ पे स्थापित कर दिया। अब वहाँ स्थापित करने के बाद क्या है, वह धीरे 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 उनके जो पारंपरिक जीवन था, तो पारंपरिक जीवन में रच बस गई। फिर आता है आर्थिक और तकनीकी श्रेष्ठता, मतलब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। मतलब पश्चिमी देशों की जो उन्नत अर्थव्यवस्था थी, वैज्ञानिक प्रगति थी, इसके कारण लोग उनके आदर्श मानने लगे। क्या? पश्चिमी देशों की उन्नत अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने क्या आदर्श मानने लगे कि हम उनकी तरह ही बनेंगे, उनको ही फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 5 ये देखे कारण वेस्ट टॉक्सिकेशन के कारण। पहला वैश्वीकरण था, दूसरा मीडिया और मनोरंजन, तीसरा शिक्षा और विचारधारा,
चौथा औपनिवेशिक प्रभाव और पांचवा आर्थिक और तकनीकी श्रेष्ठता। फिर आता वेस्ट टॉक्सिकेशन के प्रभाव क्या है, ये तो हमने कारण देखे, अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी बात करें। पहला आता संस्कृति का ह्रास होता है, मतलब कल्चरल डिक्लाइन होता है। बात करें तो पारंपरिक है, हमारी पारंपरिक भाषा है, लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। राजस्थानी तो बोलना बहुत दूर की बात है, राजस्थानी को तो देहाती, बिल्कुल देहाती ठड्ड समझा जाता है, जबकि ये भी एक साहित्यिक भाषा है राजस्थानी। तो राजस्थान, जबकि लोग तो क्या हिंदी बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। इससे क्या हमारी पारंपरिक भाषा, हमारा पारंपरिक पहनावा, भोजन, मूल्य ये धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। लोग इनसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यदि कोई कहते हैं क्या खाना बनाया, खाने में क्या बनाया, कि हमने पराठे बनाए, तो कहते हैं पराठे सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पिछड़ापन आ गया हो, जबकि ये तो हमारी संस्कृति है। इस क्यों? क्योंकि इससे क्या हमारे मूल्य कमज़ोर होते जा रहे हैं। फिर आता आत्मसम्मान की कमी। लोग क्या अपनी संस्कृति को हीन समझने लगे हैं, जबकि हमारी संस्कृति किसी गौरवान्वित संस्कृति है। पश्चिमी जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं। जो पश्चिमी लोग होते हैं, छोटे छोटे स्कर्ट पहन के घूमते हैं या फिर जीन्स टॉप, ये इस तरह की जो संस्कृति है उसको श्रेष्ठ मानने लगे हैं, जबकि जो हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक खान पान है, पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है, उसको क्या तुच्छ मानने लगे। और उनको अपनाने वालों को क्या है, ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट की जा रही है, मतलब उनके आत्म सम्मान में कमी महसूस होती है। क्या तो सामाजिक असंतुलन, मतलब सोशल डिस्ट्रप्शन। तो पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। क्या पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न हो सकता है, जहाँ बुजुर्ग परंपरा के पक्ष में होते हैं और युवा क्या होते हैं, पश्चिमी विचार में आ जाते हैं। तो एक ही परिवार में दो तरह के लोग भी हो सकते हैं, जिसमें क्या है, बुजुर्ग लोग तो चाहते हैं कि परिवार में परंपराओं को अपनाया जाए, तो ये नई युवा पीढ़ी चाहती है कि वो पश्चिमी प्रभाव में आ जाए। फिर आता हमारे क्या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोग स्थानीय उत्पादों की जगह पश्चिमी ब्रांड्स को प्राथमिकता देने लगते हैं, जिससे क्या स्वदेशी उद्योग प्रभावित होते हैं। लोग क्या है, जैसे हमारे सियाराम है, मयूर है, तो इन कपड़ों की बजाय जो हमारे दूसरे होते हैं, जैसे हमारा एरो होता है, स्टेग होता है, वुडलैंड होते हैं, तो हमारी जो पारंपरिक जो हमारी ब्रांड्स हैं उनको छोड़ करके हम क्या करते हैं, पश्चिमी ब्रांड्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। फिर आता राजनीतिक प्रभाव। पश्चिमी विचारधाराओं जैसे कि हमारे लोकतंत्र, मानवाधिकार, मुक्त बाजार व्यवस्था, इनको अपनाने से क्या होता है, इनको अपनाने से पारंपरिक शासन प्रणालियों में भी अंतर आता है। क्या तो जो हमारी परंपरागत शासन प्रणाली है उसमें अंतर आता है। तो इस तरह हमने देखा वेस्ट टॉक्सिकेशन की बात, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। इससे एक तो हमारी संस्कृति का ह्रास होता है, एक आत्मसम्मान में कमी आती है हमारे, एक सामाजिक असंतुलन होता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं, हम इसको सुधार भी सकते हैं क्या? हाँ, हम अब इसको सुधार भी सकते हैं, इस जहर को सही कर सकते हैं। कैसे? कि वेस्ट टॉक्सिकेशन के बचाव के उपाय। पहला आता है संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना। हमें क्या करना, हमें संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना, मतलब कि अपनी भाषा, लोक कला, साहित्य और संगीत, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा में संतुलन, मतलब पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहिए। जैसे हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि जो हमारे मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो वो पहले अंग्रेजी भाषा में होती थी, अब उसको हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा। फिर क्या, स्थानीय उत्पादों को समर्थन, मतलब स्वदेशी वस्त्र, भोजन, वस्तु, उनको प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। मीडिया मनोरंजन संतुलन, पश्चिमी मीडिया के साथ साथ स्थानीय सिनेमा, संगीत और साहित्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर बात करें सामाजिक जागरूकता, तो लोगों को ये समझाना कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को ये समझाना चाहिए कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाना गलत नहीं है, कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मूल पहचान खो देना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या? अपनी जो मूल पहचान खो देना ये खतरनाक होता है। तो इस तरह से निष्कर्ष देखें इस हमारे आज के टॉपिक का निष्कर्ष के रूप में देखें तो टॉक्सिकेशन क्या है, एक सामाजिक चुनौती होती है, जिसमें लोग पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं। हालांकि इसका समाधान ये नहीं है कि हम पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह से नकार दें, मतलब कि हम उनको आने ही न दें, बल्कि हमें क्या करना, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाए रखते हुए आधुनिकता को संतुलित तरीके से अपनाना है। तो इस तरह आज के एक पहला टॉपिक हमने देखा वेस्ट टॉक्सिकेशन, जो हमारे RS मेंस 2023 का पहला क्वेश्चन था। ये इसको मिटा देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था अर्जुन अप्पादुरई। कौन थे? अर्जुन अप्पादुरई की बात करें तो अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में क्या, वैश्विक समाज के ग्लोबल सोसाइटी के संदर्भ में सांस्कृतिक प्रवाह के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए।
तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अर्जुन अप्पादुरई ने कि वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लेखित जो सांस्कृतिक प्रवाह है उनके स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। तो हम इसको देखते हैं, परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे अर्जुन अप्पादुरई है, तो अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा उल्लेखित जो सांस्कृतिक प्रवाह का स्वरूप है तो उसकी बात करें। अर्जुन अप्पादुरई कौन थे? एक प्रसिद्ध नृविज्ञानविद थे, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब लोगों के बारे में पढ़ा करते थे, लोग कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, वैसा क्यों दिखते हैं, तो इन पे अध्ययन करते थे। जिन्होंने वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को समझाने के लिए, क्या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को समझाने के लिए 5 प्रकार के सांस्कृतिक प्रवाह मतलब कल्चरल फ्लो की अवधारणा दी थी। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा दी थी। उन्होंने बताया कि वैश्विक समाज में संस्कृतियाँ केवल एक दिशा में प्रभावित नहीं होती, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। कि वैश्विक समाज में क्या होता है, संस्कृतियाँ हमेशा एक ही दिशा में प्रभाव नहीं करती, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो हम बात करते हैं, तो उन्होंने 5 प्रकार की जो सांस्कृतिक प्रभाव बताए थे उनके बारे में कौन कौन से बताए थे। पहला प्रभाव था एथनोस्केप। क्या? एथनोस्केप। पहला था एथनोस्केप, जिसका अर्थ होता है जातीय और मानव प्रवाह। इसका मतलब यह उन लोगों के प्रवास से संबंधित है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लोग जो प्रवास, जो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के प्रवास से संबंधित है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनमें प्रवासी होते हैं, मतलब एक जगह से जो छोड़ के दूसरी जगह, पर्यटक, शरणार्थी, श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, ये सब शामिल होते हैं जो किसी एक जगह पर रहते हैं लेकिन उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इस प्रवाह के कारण समाजों की सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। इस प्रवाह के कारण क्या होता है, समाजों की क्या होती है, सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या में भारतीय रहते हैं, वैसे यूएई के लिए कहा जाता है कम से कम 25 से 30% जनसंख्या केवल भारतीय। तो इससे क्या सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है कि वहाँ हमारे लोगों की संस्कृति बढ़ रही है और उनकी संस्कृति हमारे देश में बढ़ रही है। उदाहरण के लिए देखें कि जैसे दक्षिणी एशियाई प्रवासी जो अमेरिका और यूरोप में जाके बस गए, तो हमारी संस्कृति का प्रसार वहाँ भी हुआ है। क्या? हमारी संस्कृति का प्रसार वहाँ पे भी हुआ है। श्रमिकों का खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाना। क्या श्रमिक होते हैं हमारे, तो श्रमिकों का खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाना, ये भी इसी चीज को दर्शाता है। तो दूसरी आती है हमारी तकनीकी प्रवाह, मतलब टेक्नोस्केप। टेक्नोस्केप की बात करें, तकनीकी प्रवाह, तो यह वैश्विक स्तर पर तकनीक, मशीनों, सॉफ्टवेयर और संचार प्रणालियों के प्रसार से संबंधित है। ये वैश्विक स्तर पर क्या तकनीकों, मशीन, सॉफ्टवेयर और संचार प्रणालियों के संचार से संबंधित है। तकनीक के कारण अलग अलग समाजों में बदलाव आता है। या तकनीक के कारण क्या होता है, अलग अलग समाजों में बदलाव आता है और नई संभावनाएं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे भारत की सिलिकॉन वैली है, उसकी तकनीकी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है। जैसे हमारी जो बेंगलोर है, बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो वहाँ की जो तकनीकी कंपनियों का विस्तार हो रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी जो कंपनियाँ यहाँ पे आके बस रही है, जिससे हमारे खुद का तकनीकी विस्तार हो रहा है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट में तेज़ी आना। पहले KBPS भी बहुत बड़ी बात होती है, एक मूवी डाउनलोड होने में एक 2 दिन लगते थे। आपको याद हो तो 100 रुपये में 1 GB का रिचार्ज मिलता था। अब 1 GB का रिचार्ज तो 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। इससे हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी प्रभाव हो रहा है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का तेज़ी से फैलना। बात करें तीसरा आता है फाइनेंस स्कोप। या फाइनेंस स्केप की बात करें तो वित्तीय प्रभाव, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय संसाधनों के प्रभाव को संदर्भित करता है। इसमें स्टॉक मार्केट, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह शामिल होते हैं। इसमें क्या स्टॉक मार्केट, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह, ये सब चीज़ें शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs होती है, के द्वारा विभिन्न देशों में निवेश किया जाता है। कि बहुत सारे देशों में, जैसे पेप्सी, कोकोला, जैसे कर पेप्सी को, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे देशों के अंदर काम करती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल भुगतान प्रणाली का वैश्विक स्तर पर विकास किया जाए। क्या? हमारी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल भुगतान प्रणाली, इनका वैश्विक स्तर पर विकास किया जाए। फिर आता हमारा मीडिया स्केप। चौथा कौन सा होता है? मीडिया स्केप, मतलब मीडिया और संचार प्रवाह। ये वैश्विक स्तर पर मीडिया, फिल्में, टेलीविज़न, समाचार पत्र, समाचार, सोशल मीडिया, इनके प्रभाव को दिखाता है। कि हमारी कोई भी समाचार है, मीडिया है, फिल्में हैं, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इनके प्रभाव को कैसे दिखाता है, पूरे वैश्विक स्तर पे किस तरह से प्रभाव डालती है उसको दिखाता है। विभिन्न संस्कृति के बीच में क्या है? विभिन्न संस्कृति के बीच जानकारी और मनोरंजन का तेजी से आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मूवी है, जैसे अवतार मूवी जब लॉन्च हुई थी तो पूरी दुनिया के अंदर कम से कम 25,000 से ज़्यादा फिल्में थिएटरों में लॉन्च हुई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जब मीडिया स्केप होता है, मीडिया संचार प्रवाह,
तो एक बार जब कोई चीज़ लॉन्च होती है तो पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च होती है। जैसे हमारी पुष्पा 2 मूवी थी, तो यह 13 से 14 हज़ार थिएटरों में एक साथ लॉन्च हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे थिएटर क्या है भारत के अंदर ही थे, क्या सारे के सारे थिएटर क्या भारत में नहीं थे, बल्कि भारत से बाहर भी थे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों का पूरी दुनिया में एक साथ प्रसार करना। जैसे हॉलीवुड की मूवियाँ होती है पूरी दुनिया में एक साथ प्रसारित होती है। कोरियन पॉप और भारतीय बॉलीवुड का वैश्विक प्रभाव। कोरियन पॉप है तो जब भी कोई गाना आता है तो वो पूरी दुनिया में एक साथ फैल जाता है। वैसे भारतीय बॉलीवुड का वैश्विक प्रभाव रहता है। जैसे कोरियन पॉप में जैसे आपने सुना होगा गंगनम स्टाइल, तो होता है ना, गंगनम स्टाइल का गाना काफ़ी ज़्यादा चला था, लेकिन वो हमारा नहीं था, ये कोरियन था। पांचवा आता है आइडियोस्कोप, मतलब विचारों और विचारधाराओं का प्रभाव। इसमें साफ शब्द आ रहा है, आइडिया शब्द छुपा हुआ है इसके अंदर, मतलब विचारों और विचारधाराओं का प्रभाव। तो यह राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक मूल्यों के वैश्विक प्रसार को संदर्भित करता है। इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्तावाद जैसी अवधारणाएं शामिल। जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार से जुड़े आंदोलन दुनिया भर में फैलना, जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता अभियान। तो ये हमारे 5 तरह के थे। जो अर्जुन अप्पादुरई थे, अर्जुन अप्पादुरई, तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रवाह के स्वरूप की बात की थी। तो उन्होंने 5 तरह के सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा दी थी। पहला था एथनोस्कोप, एथन इथन शब्द से आता ही, मतलब जातीय मानव प्रवाह। दूसरा शब्द आता है हमारा टेक्नो, तो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल से आता है, तकनीकी प्रवाह। तीसरा था फाइनेंस स्केप, ये फाइनेंस से आता है तीसरा। चौथा हमारा मीडिया स्केप, इसमें मीडिया आता है। पांचवा हमारा क्या आता है, आइडिया स्केप, मतलब इसमें आइडिया या विचार आते हैं। तो इस तरह हमने अर्जुन अप्पादुरई का देखा। निष्कर्ष रूप में देखें हम, तो अर्जुन अप्पादुरई का सांस्कृतिक प्रवाह का सिद्धांत ये बताता है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण क्या केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं को भी प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न देशों और संस्कृति के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिससे नई सांस्कृतिक पहचान और समाज के विकास की संभावनाएं जन्म लेती है। तो इस तरह हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन का नाम क्या है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मतलब तो देखेंगे ही, सॉरी कट गया इसका। तो ये क्या देखेंगे आज, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब अनियत रोजगार। अनियत रोजगार का मतलब ऐसे रोजगार होते हैं जो आपको कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिले, उसको नियत नहीं कहेंगे, क्या अनियत रोजगार। तो शुरुआत करते हैं इसकी, आप हमारे साथ बने रहे। अनियत रोजगार मतलब कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। परिभाषा की बात करें तो अनियत रोजगार मतलब कैजुअल एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार का वह रोजगार होता है जिसमें श्रमिकों को अस्थायी या अल्पकालिक आधार पर काम पर रखा जाता है। श्रमिकों को कैसे रखा जाता है, अल्पकालिक आधार पर या अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं। इसमें काम की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, क्या कितने दिन काम मिलेगा इस चीज़ की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। श्रमिकों को केवल ज़रूरत के अनुसार काम दिया जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार काम दिया जाता है। अब बात करें अनियत रोजगार की। अनियत रोजगार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली, अस्थायी प्रकृति होती है, इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती और श्रमिकों को केवल आवश्यकता के अनुसार काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती और श्रमिकों को केवल आवश्यकता के अनुसार काम दिया जाता है। फिर कम वेतन और सुविधाएं। अनियत श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी की तुलना में कम वेतन मिलता है। तो अनियत श्रमिक होते हैं, तो अनियत श्रमिकों को जो स्थायी कर्मचारी होते हैं इनकी तुलना में कम वेतन मिलता है और उनको सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन इस तरह का कोई लाभ नहीं दिया जाता। फिर कार्य का अनिश्चित स्वरूप। तो इसमें क्या है, निश्चित कार्य घंटे, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, मतलब कितने घंटे काम करेंगे और आज तो काम कर रहे हैं, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर आता है कानूनी सुरक्षा कमी। कई बार ये श्रमिक क्या श्रम कानूनों के तहत आने वाले अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जो श्रम कानून होते हैं तो श्रम कानून इन पर लागू नहीं होते, कि जैसे संडे की छुट्टी मिलेगी, या फिर बहुत सारे कानून होते हैं कि 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इस तरह का काम नहीं कर सकते, कार्यदशाएँ होनी चाहिए, उचित कार्यदशाएँ, इस तरह के जो श्रम कानून होते हैं इन पर लागू नहीं होते। इनसे तो इनका तो शोषण ही होता है। उद्योगों और कंपनियों में प्रचलन। क्या उद्योग और कंपनियों में प्रचलन की बात करें तो जो हमारे निर्माण कार्य होते हैं, जैसे हमारी मजदूरी वाले काम होते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कृषि, परिवहन, खुदरा व्यवसाय, इन सब में है ना अनियत रोजगार मिलना काम आम बात है।
मतलब इनमें जो काम है तो काम के कोई निश्चित पैरामीटर्स नहीं होते हैं। तो हमने ये 5 चीज़ें देखी। क्या? अनियत रोजगार की विशेषताओं में पहला अस्थायी प्रकृति, कम वेतन, सुविधाएं, कार्य का अनिश्चित स्वरूप, कानूनी सुरक्षा की कमी और उद्योगों और कंपनियों का प्रचलन। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से रोजगार हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे किसी निर्माण स्थल में तो कंस्ट्रक्ट साइट पर श्रमिकों का दैनिक आधार पर काम करना। क्या आज काम कर रहे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं। त्योहारों के दौरान दुकानों पर अस्थायी कर्मचारी की भर्ती की जाती है। जैसे दीपावली पर जो मिठाइयाँ बनाते हैं तो उस टाइम क्या हलवाई क्या बहुत सारे आदमी को भर्ती कर लेते हैं, और जैसे दिवाली गई और उनको टाटा बाय। फिर किसी इवेंट या समारोह के लिए अस्थायी स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। कृषि क्षेत्र में मौसमी मजदूरों की अस्थायी रूप से काम करना, जैसे निराई, गुड़ाई और कटाई, इन सब के लिए जरूरत पड़ने पर मजदूरों को ले लिया जाता है। तो उदाहरण है ये। अब बात करें अनियत रोजगार से फायदा भी होता है या नुकसान ही होते हैं। जैसे अनियत रोजगार के फायदे की बात करें, सबसे पहले कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि वो ज़रूरत के अनुसार कर्मचारी को रख सकते हैं और वेतन खर्च बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत होगी तभी रखेंगे, नहीं होगी तो उनको हटा देते हैं। तो इससे क्या है, उनको हमेशा उनको वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। श्रमिकों के लिए क्या फ़ायदा होता है, उन्हें तत्कालिक रोजगार के अवसर मिलते हैं, और खासकर बेरोजगार और अल्प शिक्षित लोगों को, क्योंकि अल्प शिक्षित लोगों को रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे अनियत रोजगार के तहत उनको आसानी से तुरंत रोजगार मिल जाता है। अर्थव्यवस्था को क्या फायदा है, अस्थायी रोजगार से लोगों को काम करने के अवसर मिलते हैं, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आती है। कमी सही, लेकिन काम तो मिलता ही है। वो कहते हैं ना कि नहीं से तो थोड़ा भला। फिर अनियत रोजगार से नुकसान क्या है, श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती। अनियत रोजगार से नुकसान क्या है, श्रमिक होते हैं तो श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती। स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभ की कमी रहती है। श्रमिकों को वेतन, स्थिर वेतन नहीं मिलता, मतलब परमानेंट वेतन नहीं मिलता, जिससे उनके आर्थिक हालात खराब रहते हैं, प्रभावित होते हैं। वे अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी तरह का कानूनी अधिकार नहीं होता, या उनके कानूनी अधिकार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो अनियत रोजगार की ये कुछ नुकसान है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष के रूप में अनियत रोजगार को देखें तो अनियत रोजगार कई उद्योगों और व्यवसायों में एक आवश्यक पहलू बन गया, मतलब उसमें जरूर लगाए जाते हैं। हालांकि यह कंपनियों के लिए लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कंपनियों को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन इससे श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस पे? जो श्रमिक होते हैं तो श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारों और कंपनियों को ऐसे श्रमिकों के कल्याण के लिए उचित नीतियाँ बनानी चाहिए, जिससे उन्हें भी स्थायी कर्मचारी की तरह कुछ बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, कौन सा, अनियत रोजगार। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निर्धनता की संस्कृति। क्या निर्धनता की संस्कृति? तो ये क्वेश्चन है, क्या होती है आप बताइए, हम बताएंगे। परिचय देखते हैं। निर्धनता की संस्कृति मतलब कल्चर ऑफ पॉवर्टी, एक तरह का क्या सामाजिक सिद्धांत है। निर्धनता की संस्कृति क्या होता है, एक सामाजिक सिद्धांत है, जिसे क्या ऑस्कर लुइस ने 1960 के दशक में प्रस्तुत किया था। निर्धनता की संस्कृति क्या है, हमारे एक तरह का सामाजिक सिद्धांत है, जिसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को ऑस्कर लुइस ने 1960 के दशक में प्रस्तुत किया था, और इस सिद्धांत बताता है कि गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि एक सांस्कृतिक परिघटना होती है, या कल्चरल फिनोमेना होती है। क्या? गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये क्या एक सांस्कृतिक परिघटना होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्या है ये सांस्कृतिक परिघटना, जो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब इससे संबंधित मुख्य विचार की बात करें, गरीबी की संस्कृति से संबंधित मुख्य विचार क्या है, तो गरीबी क्या है, एक चक्र की तरह चलती है। गरीबी क्या होती है, एक चक्र की तरह चलती है। गरीब परिवारों में जन्मे बच्चे भी गरीब ही बड़े होते हैं, और अक्सर वही आर्थिक सामाजिक स्थिति उनकी बनी रहती है। अर्थात गरीबी एक चक्र की तरह चलती रहती है। गरीब परिवारों में बच्चे भी गरीब होते हैं, बड़े भी गरीबी की तरह होते हैं, और बड़े को भी गरीबी में ही फंसे रहते हैं। सामाजिक अलगाव, गरीब समुदाय मुख्यधारा की समाज से अलग थलग रहते हैं। गरीब समुदाय क्या होते हैं, मुख्यधारा की समाज से अलग थलग रहते हैं, और उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। शिक्षा और अवसरों की कमी, निर्धन परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलते, जिससे वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते।
अल्पकालिक सोच, निर्धन लोग दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाने की बजाय तत्काल आवश्यकताओं पर केंद्रित रहते हैं। किस पे? तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति पर केंद्रित रहते हैं। फिर बात करें राजनीतिक प्रभावहीनता। गरीब लोग अक्सर राजनीति में भाग नहीं लेते और अपने अधिकारों की लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो गरीबी की बात करें तो गरीबी की मुख्य विचार की बात करें, गरीबी की सर्कल की या निर्धनता की संस्कृति के मुख्य विचारों की बात करें तो क्या गरीबी एक चक्र की तरह चलती है। गरीबी में क्या? सामाजिक अलगाव आता है, शिक्षा और अवसरों की कमी आती है, अल्पकालिक सोच है गरीबी, और राजनीतिक प्रभावहीनता इसमें मुख्य विचार है। अब बात करेंगे निर्धनता की संस्कृति के लक्षण क्या है। निर्धनता की जो संस्कृति है उसके लक्षण क्या है? पहला, आर्थिक अस्थिरता रहती है, मतलब कि अनिश्चित रोजगार रहता है, वेतन भी कम रहता है और संपत्ति की भी कमी रहती है। क्या? रोजगार अनिश्चित होता है, कम वेतन रहता है और संपत्ति की कमी रहती है। फिर शैक्षिक पिछड़ापन, मतलब इनमें साक्षरता दर कम होती है, स्कूल छोड़ने की दर उच्च होती है। स्कूल छोड़ने की दर तो उच्च होती है और साक्षरता दर कम होती है। पारिवारिक संरचना की बात करें तो एकल माता पिता परिवारों की अधिकता होती है। क्या? एकल माता पिता परिवारों की अधिकता है। घरेलू हिंसा की संभावना। क्या? एकल माता पिता परिवारों की अधिकता और घरेलू हिंसा की संभावना रहती है। अधिकता और असहायता, गरीब लोग अपने परिस्थितियों को बदलने की आशा छोड़ देते हैं। गरीब लोग क्या सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति कभी भी बदल नहीं सकती, इसलिए वे क्या अपनी परिस्थितियों को बदलने की आशा छोड़ देते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ बदल सकती है। फिर सरकारी सहायता पर निर्भरता, कई गरीब समुदाय अपनी समुदाय के सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह गरीब निर्धनता की संस्कृति के कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है? आर्थिक स्थिरता, शैक्षणिक पिछड़ापन, पारिवारिक संरचना, अधीनता और असहायता और सरकारी सहायता पर निर्भरता। उदाहरण के लिए देखें तो भारत की में गरीबी की बात करें, कई ग्रामीण और शहरी गरीब परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में फंसे रहते हैं। उनकी पिछली पीढ़ी भी गरीबी में रहती है और आने वाली पीढ़ी भी गरीबी में ही फंसी रहती है। अमेरिका का गेटो कल्चर, अमेरिका में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों में गरीबी और अपराधिक संस्कृति बनी हुई है, मतलब काफी समय से वो गरीब भी है और अपराधी उन्हीं में जन्म लेते हैं, क्योंकि गरीबी अपराध को जन्म देती है। अमेरिका का जो गेटो कल्चर है वो भी ये इसी को दिखाता है। लैटिन अमेरिका में स्लम, स्लम मतलब झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, यहाँ के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। जो स्लम होते हैं, स्लम में रहने वाले लोग क्या होते हैं? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं और गरीबी की संस्कृति बनी रहती है। क्या? इसी वजह से वहाँ गरीबी की संस्कृति बनी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि गरीबी की संस्कृति को ठीक नहीं किया जा सकता, इसके कुछ समाधान भी होते हैं। समाधान की बात करें तो शिक्षा का प्रसार करो, मतलब गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। दूसरा, रोजगार के अवसर, सरकार और निजी क्षेत्र को अधिक रोजगार के अवसर बनाने चाहिए। सरकार और निजी क्षेत्र को अधिक रोजगार के अवसर बनाने चाहिए ताकि उनको भी रोजगार आसानी से मिले। सामाजिक जागरूकता, गरीब समुदायों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। गरीब समुदायों को क्या है? अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से गरीबी कम हो सकती है। यदि महिलाएं भी काम करेंगी तो लोगों में गरीबी कम होती है इससे। फिर आता नीतिगत सुधार, सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करनी चाहिए। तो हमने गरीबी की संस्कृति के कुछ समाधान देखे, क्या थे? शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर, सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और नीतिगत सुधार। हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्या है? निष्कर्ष के रूप में देखें तो निर्धनता की संस्कृति एक जटिल सामाजिक समस्या है जो केवल आर्थिक सहायता से नहीं सुलझ सकती। जो क्या है? केवल आर्थिक सहायता देने से नहीं सुलझ सकती। इसके लिए शिक्षा, रोजगार, जागरूकता और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। यदि गरीब समुदाय को सही अवसर और संसाधन मिले तो वे इस संस्कृति के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और बेहतर जीवन भी जी सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे दहेज, मतलब डाउरी सिस्टम की बात करें तो दहेज समस्या क्या है, मतलब इसकी कमियों के बारे में बताएं। तो दहेज प्रथा के दोष या कमियों की बात करें। परिचय की बात करें, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है। दहेज प्रथा क्या? सामाजिक कुप्रथा है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा धन, संपत्ति, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दी जाती है। तो क्या दहेज प्रथा क्या? एक सामाजिक कुप्रथा है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा धन, संपत्ति, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दी जाती है। यह प्रथा महिलाओं के शोषण, असमानता और कई सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है। जो हमारी दहेज प्रथा है उसके बारे में क्या है? दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष के द्वारा धन, संपत्ति, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दी जाती है। ये प्रथा महिलाओं के शोषण, असमानता और कई सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है।
अब बात करें दहेज प्रथा के दोष या कमियां क्या क्या है। दहेज प्रथा के दोष और कमियों की बात करें, पहला आता है महिलाओं का। इससे क्या, महिलाओं का शोषण और असमानता। महिलाओं का शोषण और असमानता। दहेज प्रथा से महिलाओं को बोझ समझा जाता है। दहेज प्रथा की वजह से क्या होता है, महिलाओं को बोझ समझा जाता है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे महिलाओं के अधिकारों और सम्मानों का भी हनन होता है। इससे क्या होता है, महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का हनन होता है। क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फिटोसाइड। कई परिवार दहेज के डर से बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार देते हैं। कई परिवार क्या करते हैं, दहेज के डर से बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। इससे समाज में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, समाज में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फिटियोसाइड ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसकी वजह से, दहेज की वजह से। विवाह में असमानता और आर्थिक बोझ। क्या विवाह में असमानता और आर्थिक बोझ की बात करें, गरीब परिवारों के लिए दहेज जुटा पाना बहुत कठिन होता है, जिससे वो क्या, कर्जे में डूब जाते हैं। जो गरीब परिवार होते हैं वो दहेज जुटा नहीं पाते, इसी वजह से वो क्या, कर्जे में डूब जाते हैं। कई बार दहेज न देने के कारण योग्य लड़कियों का विवाह तक नहीं हो पाता। जो लड़कियां योग्य होती है लेकिन दहेज न देने के कारण क्या, उनका शादी नहीं हो पाती। फिर बात करें घरेलू हिंसा और उत्पीड़न। कई महिलाएं दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर हो जाती है। कई महिलाएं क्या होती है, दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर होती है। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्हें जलाने, मारने और आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो जाती है। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्हें जलाने, मारने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो घरेलू हिंसा भी इसका बहुत बड़ा कारण है। बात करें रिश्वतखोरी, अनैतिकता को बढ़ावा। दहेज के रूप में धन और संपत्ति की मांग भ्रष्टाचार और लालच को बढ़ावा देती है। क्यों, क्योंकि लड़के का बाप हमेशा सोचता है कि अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे, जिससे क्या, समाज में अनैतिकता और अपराध बढ़ता है। क्या होता है, जिससे समाज में अनैतिकता और अपराध बढ़ता है। तलाक और विवाह विच्छेद, मतलब डिवोर्स और सेपरेशन। उसकी बात करें तो कई विवाह केवल दहेज के कारण टूट जाते हैं, जिसमें महिलाओं को सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। पुरुषों का तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन महिलाओं को क्या होता है, सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। दहेज विवाद के कारण पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आता है। क्या होता है, दहेज विवाद के कारण पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आता है। फिर बात करें समाज में विषमता और पिछड़ापन। क्या समाज में विषमता और पिछड़ापन की बात करें तो यह प्रथा क्या, समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ाती है और गरीब को और गरीब बना देती है। गरीब को और गरीब बना देती है। कौन सी, दहेज वाली। इससे क्या, समाज में प्रगति की गति धीमी हो जाती है। समाज में क्या, प्रगति की गति है वो धीमी पड़ जाती है। अब क्या ऐसा दहेज प्रथा को हम खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते क्या, हाँ कर सकते हैं। क्या है कमी के तरीके, दहेज प्रथा के उन्मूलन के क्या उपाय है। पहला, सख्त कानून और उनका कड़ाई से पालन करना। कि सख्त कानून और उनका कड़ाई से पालन करना मतलब दहेज निषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। क्या, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने से इस प्रथा को रोका जा सकता है। कैसे, महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने से क्या है, इस प्रथा को रोका जा सकता है। सामाजिक जागरूकता अभियान। लोगों को दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या, लोगों को दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। और तरीका है सरल विवाह को बढ़ावा देकर। दहेज रहित विवाह और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। क्या, दहेज रहित विवाह और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं की भूमिका, युवाओं को दहेज लेने से इनकार करना चाहिए और दहेज प्रथा को खत्म करने में योगदान देना चाहिए। तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के क्या क्या उपाय है, सख्त कानून और उनका कड़ाई से पालन करना, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता अभियान, सरल विवाह को बढ़ावा देना, युवाओं की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो दहेज प्रथा न केवल महिलाओं का शोषण का कारण है बल्कि पूरे समाज के लिए भी घातक है। इसे रोकने के लिए हमें कानूनी, सामाजिक और नैतिक रूप से प्रयास करने होंगे। जब तक समाज में जागरूकता परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो प्रथा है वो आसानी से समाप्त नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है समाज के खंडात्मक विभाजन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है। क्या, किस प्रकार जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है, उसकी बात करें तो जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन की बात करें तो जाति व्यवस्था क्या करती है। जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम भारतीय समाज की एक पारंपरिक सामाजिक संरचना है
जाति व्यवस्था क्या? भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक संरचना है जो जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। जो क्या करती है? जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। ये सामाजिक असमानता और विभाजन को बढ़ावा देती है। ये क्या करती है? सामाजिक असमानता और विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में एकता समानता बाधित होती है। तो ये क्या करती है? सामाजिक समानता और विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में एकता और समानता बाधित होती है। अब जाति व्यवस्था के कारण समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। जानते हैं कैसे? पहला कारण आता है जिसकी वजह से कि सामाजिक असमानता और ऊंच नीच की भावना। जाति व्यवस्था समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांटती है। जाति व्यवस्था क्या करती है? समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांटती है, जिससे एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को हीन मानते हैं, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है। जिससे क्या? सामाजिक एकता कमजोर हो जाती है। दूसरा आता है भिन्न भिन्न जाति समूह का अलगाव। हर जाति का अपना सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार होता है। क्या होता है? हर जाति का क्या होता है? अपना अलग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार होता है। विवाह, भोजन, पेशा और सामाजिक संबंधों में जातीय प्रतिबंध समाज को अलग अलग समूहों में बांटते हैं। क्या? विवाह, भोजन, पेशा और सामाजिक संबंधों में जातीय प्रतिबंध समाज को क्या? अलग अलग समूह में बांटते हैं। मतलब भिन्न भिन्न जातीय समूह का अलगाव। सामाजिक गतिशीलता में बाधा की बात करें, जाति जन्म से तय होती है, इसलिए व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता। क्या होता है? जाति जन्म से तय होती है, इसलिए व्यक्ति क्या? अपनी जाति को बदल नहीं सकता। इससे क्या? प्रतिभावान लोगों को उच्च अवसर नहीं मिलते और वे जीवन भर सामाजिक असमानता में ही फंसे रहते हैं। जिससे क्या होता है? प्रतिभावान लोगों को उच्च अवसर नहीं मिलते और वे जीवन भर क्या? सामाजिक असमानता में ही फंसे रहते हैं। फिर आता हमारा एंडोगेमी, मतलब विवाह संबंधों में प्रतिबंध। क्या? विवाह संबंधों में प्रतिबंध की बात करें तो जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह, मतलब इंटरकास्ट मैरिज को स्वीकार नहीं किया जाता। जाति व्यवस्था में क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज या अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता। इससे जाति समूह के बीच घुलने मिलने की संभावना और भी कम हो जाती है और समाज क्या? विभाजित ही रहता है। इससे क्या? समाज विभाजित रहता है इंटरकास्ट मैरिज की वजह से। विवाह संबंधों में प्रतिबंध, एंडोगेमी। फिर बात करें पेशागत विभाजन। क्या? पेशागत विभाजन की बात करें, ऑक्यूपेशनल डिवीजन। जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को पारंपरिक रूप से कुछ खास व्यवसाय तक ही सीमित रखा जाता है। क्या? जाति व्यवसाय में कुछ जातियों को पारंपरिक रूप से कुछ खास व्यवसाय तक ही सीमित रखा जाता है। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहती है और निम्न जातियों के लोग उच्च रोजगार के अवसर से वंचित रह जाते हैं। निम्न जातियों के लोग क्या? उच्च रोजगार से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ खास व्यवसाय तक ही सीमित रखा जाता है। फिर आता छुआछूत और भेदभाव। क्या? तो छुआछूत और भेदभाव की बात करें तो जाति व्यवस्था में अछूत व्यवस्था के कारण, कि जाति व्यवस्था में अछूत व्यवस्था के कारण निम्न जातियों को सामाजिक और धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की मनाही होती है। निम्न जातियों में क्या होता है? सामाजिक और धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की मनाही होती है। इससे क्या? समाज में भेदभाव बढ़ता गया और निम्न जातियों को हाशिए पे ही रखा गया, मतलब निचले पायदान पे रखा गया। जातिगत हिंसा और संघर्ष। जाति के आधार पर भेदभाव के कारण जातीय दंगे और हिंसा होती रही। जाति के आधार पर क्या? भेदभाव के कारण जातीय दंगे और हिंसा होती रही। जातिगत राजनीति भी समाज में विभाजन को और गहरा करती है। जातिगत राजनीति भी क्या करती है? समाज में विभाजन को और भी ज्यादा गहरा करती है। तो इस तरह हमने कारण देखे। कौन कौन से कारण थे एक बार वापस बता दें। जाति व्यवस्था के कारण समाज का खंडात्मक विभाजन किन किन वजह से हुआ है? सामाजिक असमानता, ऊंच नीच की भावना, विभिन्न जाति समूह का अलगाव, सामाजिक गतिशीलता में बाधा, विवाह संबंधों में प्रतिबंध या एंडोगेमी, पेशागत विभाजन मतलब ऑक्यूपेशनल डिवीजन, छुआछूत और भेदभाव, जातिगत हिंसा और संघर्ष। तो 7 कारण। अब बात करें जाति व्यवस्था को समाप्त करने के कौन कौन से प्रयास किए गए। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास। संविधान में जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 46 में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करने के प्रावधान किए गए। किसमें? हमारे अनुच्छेद 15, 17 और 46 में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के प्रावधान है। फिर आता आरक्षण प्रणाली। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर देने के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है। क्या? समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर देने के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है। जाति प्रेरित भेदभाव पर सख्त कानून, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लागू किया गया है। कानून का नाम क्या? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। शिक्षा और जागरूकता अभियान। क्या? शिक्षा और जागरूकता अभियान की बात करें तो समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इस पर भी काम किया जा रहा है। फिर आता अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। क्या? अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या? जाति प्रथा को जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम जाति प्रथा को खत्म कर सकते हैं। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास की बात करें, संविधान में जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई गई है। आरक्षण प्रणाली की बात करें, समाज के फिर तीसरा आता है जाति प्रेरित भेदभाव पर सख्त कानून, शिक्षा और जागरूकता अभियान, और पांचवा था अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। निष्कर्ष के रूप में देखें तो जाति व्यवस्था समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर सामाजिक समरसता और समानता को बाधित करती है। जाति व्यवस्था क्या? समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर सामाजिक समरसता और समानता को बाधित करती है। हालांकि आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव कम हुआ है, लेकिन ये समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार, कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है, ताकि एक समतावादी समाज की स्थापना हो सके। तो हमने इसको देख लिया। तो हमने 6 क्वेश्चन तो देख लिए। 7वां क्वेश्चन आता है हमारा, जो गरासी जनजाति है। कौन सी? गरासी जनजाति की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल या रूपरेखा प्रस्तुत की थी। किसकी? गरासी जनजाति की। तो उस पर देखते हैं। गरासी जनजाति की बात करें तो गरासी जनजाति की सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा की बात करते हैं। तो सबसे परिचय देखते हैं इस टॉपिक का। गरासी जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। गरासी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये जनजाति भील समुदाय से जुड़ी हुई है और विशेष रूप से उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में अधिक संख्या में निवास करती है। इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन परंपरागत रीति रिवाजों, कृषि और पशुपालन पर आधारित है। इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या? परंपरागत रीति रिवाजों, कृषि और पशुपालन पर आधारित है। गरासी जनजाति की सामाजिक रूपरेखा की बात करें, क्योंकि हमें सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा देखनी है, तो सबसे पहले सामाजिक देखें। पहली सामाजिक रूपरेखा में आता है गरासी जनजाति की सामाजिक रूपरेखा में उनकी पारिवारिक संरचना की बात करें तो गरासी जनजाति में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। कैसी? संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। इसमें विवाह और रिश्तेदारियों में गहरी सामाजिक एकता देखने को मिलती है। इसमें क्या? विवाह और रिश्तेदारी में क्या? गहरी सामाजिक एकता देखने को मिलती है। विवाह में सामान्यतः स्वच्छंद विवाह, क्या? विवाह में सामान्यतः स्वच्छंद विवाह मतलब लव मैरिज को स्वीकार किया जाता है, जिसे हम धापा प्रथा भी कहते हैं। धापा प्रथा मतलब जिसमें स्वच्छंद विवाह या लव मैरिज को भी स्वीकार किया जाता है। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें हमारे गरासियों की, तो ये कैसे होते हैं? ये प्रकृति पूजक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति पूजक होते हैं और स्थानीय देवताओं, पूर्वजों और ग्राम देवी देवताओं इनकी पूजा करते हैं। ये देवताओं, पूर्वजों, ग्राम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता माता जी, भैरव और काबा बाबा, तो ये इनके प्रमुख देवता जिनको ये मानते हैं। संस्कृति की बात करें तो गौरी नृत्य, होली, दिवाली जैसे त्योहार विशेष महत्व रखते हैं, विशेष रूप से मनाते हैं। फिर विवाह उत्तराधिकार प्रणाली की बात करें तो गरासी समुदाय में स्वच्छंद विवाह मतलब लव मैरिज और बहुपतित्व प्रथा कभी कभी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या? स्वच्छंद विवाह मतलब लव मैरिज और बहुपतित्व प्रथा कभी कभी देखने को मिलती है। समाज में स्त्री को विशेष स्थान दिया जाता है, वे पारिवारिक निर्णयों में भी हिस्सा लेते हैं। समाज में क्या? स्त्री को विशेष स्थान दिया जाता है और वे पारिवारिक निर्णयों में भी भाग लेती है। इनकी उत्तराधिकार व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, लेकिन महिलाओं को भी कुछ हद तक संपत्ति में अधिकार मिलता है। महिलाओं को भी क्या होता है? कुछ हद तक संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो हमने देखा गरासी के जो विवाह और उत्तराधिकार प्रणाली। अब बात करेंगे गरासी जनजाति की आर्थिक रूपरेखा की। इसकी गरासी जनजाति की आर्थिक रूपरेखा की बात करें तो कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जो हमारी गरासी जनजाति है तो इसकी आर्थिक रूपरेखा की बात करें तो कृषि और पशुपालन आता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन है। ये पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। मक्का, बाजरा, गेहूं और दालों की खेती करते हैं। इसकी मक्का, बाजरा, गेहूं और दालों की खेती करते हैं। जल संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई सीमित होती है, जिससे इनकी कृषि किस पर निर्भर करती है? बरसात पर निर्भर करती है। फिर श्रम और रोजगार की बात करें तो कई गरासिया लोग मजदूरी और बागवानी से भी अपना जीवन चलाते हैं। कई गरासिया लोग क्या? मजदूरी और बागवानी से अपना जीवन चलाते हैं। फिर बात करें कुछ समुदाय राजस्थान गुजरात के उद्योगों में, क्या कुछ समुदाय राजस्थान गुजरात के उद्योगों में मजदूरी और श्रमिक कार्यों में लगे रहते हैं। अब बात करें हस्तशिल्प और व्यापार। गरासी समुदाय में लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है।
ग्रासीय समुदाय में क्या तो लकड़ी, मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। कुछ लोग स्थानीय बाजारों में छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्थानीय बाजारों में छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। गरीबी और आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो ग्रासीय जनजाति में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। क्या? ग्रासीय जनजाति में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ये समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर है। कई लोग के गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं। कई लोग तो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ये अक्सर शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या? सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ये अक्सर शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। विकास और सरकारी योजनाओं की बात करें इनके लिए तो सरकार द्वारा ग्रासीय जनजाति के उत्थान के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही। वन अधिकार अधिनियम मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मनरेगा, जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाएं, आवास योजनाएं इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ग्रासीय जनजाति की सामाजिक संरचना पारंपरिक और सामुदायिक मूल्यों पर आधारित है, जबकि आर्थिक रूप से वे अभी भी पिछड़े हुए हैं। सरकारी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के समावेश से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से इस जनजाति का समग्र विकास अब भी संभव है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, ये लास्ट रहेगा आज का क्वेश्चन का है हमारा कौन सा, शारदा एक्ट या फिर बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, इसके बारे में बताइए। किसका? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के बारे में बताइए। तो शारदा एक्ट, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भी कहते हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 इस नाम से भी जाना जाता है, तो भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया पहला कानून था। इसे हरविलास शारदा नामक एक न्यायाधीश और समाज सुधारक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो शारदा एक्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता आती है उम्र सीमा का निर्धारण। इस एक्ट में क्या किया गया था? उम्र सीमा का निर्धारण की बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष तय की गई। 1978 में संशोधन के बाद लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। कब? 1978 में। तो 1978 तक ये चीज चलती ही रही थी। अब बात करें अवैध बाल विवाह पर दंड। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाता है तो उस पर जुर्माना, कारावास का प्रावधान रखा गया है। इसमें विवाह करने वाले माता पिता, परिवारजन और पंडितों को भी सजा दी जा सकती है। इसमें जो विवाह कराने वाले माता पिता होते हैं, परिवारजन होते हैं, पंडित, इनको भी सजा दी जा सकती है। बात करें सामाजिक सुधार की दिशा में कदम, या सामाजिक सुधार की दिशा में कदम की बात करें तो यह कानून मुख्य रूप से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इसमें लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्या किया गया है कि हमने लड़कियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब शारदा एक्ट में कुछ कमियां भी है। क्या कमियां हैं? पहली बात है, इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया, मतलब इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कमी है। इस कानून को सही तरीके से लागू करने में प्रशासनिक असफलता रही है। सख्त दंड का अभाव, इसके तहत दंड काफी हल्के हैं, जिससे इनका प्रभाव सीमित रहा है। सामाजिक रूढ़ि का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परंपराओं के कारण बाल विवाह जारी रखते। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? लोक परंपराओं के कारण बाल विवाह जारी रखते। समाज की अस्वीकार्यता, कुछ समुदाय ने इसे अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ माना है। तो शारदा एक्ट की कमियां और सीमाओं की बात करें तो प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, सख्त दंड का अभाव, सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव, समाज की अस्वीकार्यता, तो ये इसकी सीमाएं और कमियां। अब बात करें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 संशोधित कानून की बात करें तो शारदा एक्ट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात करें तो बाल विवाह का अपराध घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? बाल विवाह का अपराध घोषित किया गया है। बाल विवाह में शामिल माता पिता, विवाह कराने वाले व्यक्तियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। क्या किया गया? बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। निष्कर्ष के रूप में देखें
तो शारदा एक्ट भारत में बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। बाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के माध्यम से इसे और अधिक सशक्त बनाया गया। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानूनों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह बाल विवाह के बारे में जो देखा, शारदा कानून, उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है हमारा एक और, इसको भी देख लेते हैं जब आ ही गए हैं इतना दूर। तो व्हाट इज ग्लोबल विलेज? वैश्विक गांव क्या है? वैश्विक गांव एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। वैश्विक गांव क्या होता है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जिसे कनाडाई विद्वान मार्शन मैक्लुहान ने 1960 के दशक में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों और वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया आपस में इतनी जुड़ गई है कि एक छोटे गांव की तरह लगने लगी है, या छोटे गांव की तरह प्रतीत होती है। अब वैश्विक गांव की क्या विशेषताएं? सूचना क्रांति और डिजिटल संचार की बात करें तो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और टेलीविज़न की वजह से, क्या इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, टेलीविज़न के कारण दुनिया के लोग तुरंत जुड़ सकते हैं। समाचार और जानकारी अब पल भर में पूरे विश्व में फैल जाती है। अब क्या समाचार और जानकारी क्या पल भर में क्या पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब वैश्वीकरण और व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी के विस्तार ने दुनिया को आर्थिक रूप से एकीकृत कर दिया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी के विस्तार ने क्या किया? दुनिया को आर्थिक रूप से एकीकृत कर दिया है। विभिन्न देशों में वस्त्र, खाद्य पदार्थ, तकनीकी उपकरण आदि क्या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न देशों में वस्त्र, खाद्य पदार्थ, तकनीकी उपकरण या क्या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं पूरी दुनिया में। संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान की बात करें तो एक देश की संस्कृति, परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज अब पूरी दुनिया में आसानी से फैल सकते हैं। हॉलीवुड फिल्में, कोरियाई पॉप संगीत, भारतीय योग, जापानी एनिमे जैसे संस्कृति तत्व पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। यात्रा और आवर्जन की बात करें तो हवाई यात्रा और आधुनिक परिवहन सुविधाओं ने दुनिया को और अधिक सुलभ बना दिया है। शिक्षा, रोजगार, पर्यटन के लिए लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। किसके लिए? शिक्षा, रोजगार और पर्यटन के लिए लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। बात करें वैश्विक समस्याएं और सहयोग की, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसे हमारे कोविड-19, आतंकवाद, आर्थिक संकट जैसी समस्याएं अब केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे हमारे संयुक्त राष्ट्र, WHO, IMF, इनकी भूमिका बढ़ी है। तो हमने देखा जो वैश्विक गांव है, मार्शल मैक्लुहान ने 1960 में अवधारणा दी थी। इसकी विशेषताएं देखें तो सूचना क्रांति, डिजिटल संचार, दूसरा वैश्वीकरण और व्यापार, तीसरा संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान, चौथा यात्रा और आवर्जन, पांचवा वैश्विक समस्या और सहयोग, ये इसकी कुछ विशेषताएं। वैश्वीकरण होने से कुछ फायदे भी होते हैं। तो वैश्विक गांव के क्या क्या फायदे हैं? सूचना और शिक्षा का प्रसार, मतलब इंटरनेट और डिजिटल संचार से शिक्षा अधिक सुलभ हो गई है। क्या होगा? इंटरनेट और डिजिटल संचार से शिक्षा ज़्यादा सुलभ हो गई है, अधिक सुलभ हो गई है। व्यापार और आर्थिक विकास, वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ने से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। क्या? तो वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे से सीख सकती है और उसको समृद्ध बना सकती है। तेजी से समस्या समाधान, क्या तेजी से समस्या समाधान की बात करें तो वैज्ञानिक शोध, तकनीकी समाधान अब वैश्विक स्तर पर साझा किए जाते हैं। क्या वैज्ञानिक शोध और तकनीकी समाधान क्या अब वैश्विक स्तर पर साझा किए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं वैश्विक गांव के। क्या क्या है? सूचना और शिक्षा का प्रसार, व्यापार और आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तेजी से समस्या समाधान। अब हम बात करेंगे वैश्विक गांव की चुनौतियाँ। पहला होता है संस्कृतिकरण, पहचान के संकट, मतलब कई छोटी संस्कृतियाँ बड़े देशों की संस्कृति में विलीन हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। बड़े देश की संस्कृति के सामने वो क्या टिक नहीं पाती और गायब हो जाती है। डिजिटल डिवाइड, गरीब और अमीर देशों के बीच इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं में असमानता आज भी बनी हुई है। साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा, वैश्विक जुड़ाव के कारण ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी यह काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण से देश अमीर देश और कंपनियां और अधिक शक्तिशाली हो रही है, जबकि गरीब देश पिछड़ रहे हैं। वैश्वीकरण से क्या है? अमीर देश और कंपनियां अधिक शक्तिशाली हो रही है, जबकि गरीब देश पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमने चुनौतियां देखी, ये कुछ सांस्कृतिक पहचान का संकट, डिजिटल डिवाइड, साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा और आर्थिक असमानता। निष्कर्ष के रूप में देखें तो वैश्विक गांव की अवधारणा ये दिखाती है, क्या वैश्विक गांव की अवधारणा ये दिखाती है कि आधुनिक तकनीक और वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटे से गांव की तरह जोड़ दिया है। हालांकि
इसके कई लाभ है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी है। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संतुलित वैश्वीकरण, तकनीकी सुलभता और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह हमने आज एक नया इनिशिएटिव लिया है। नए इनिशिएटिव में क्या, हमने क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की आज समाजशास्त्र को। और यदि आपको ये पसंद आया तो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें, ताकि हम क्वेश्चंस के माध्यम से सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। तो आपको यदि थोड़ा बहुत फायदा हुआ तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपके सुझाव हमारे लिए सम्माननीय है। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।